नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। वक्फ कानून को लेकर के संसद से लेकर सड़क पर हंगामा हुआ, हंगामा चल रहा है। मुर्शिदाबाद में जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है, वहाँ तो हिंसा भी हो गई, 3 लोग मारे गए। हालांकि वहाँ पे स्थिति अब नियंत्रण में बताई जाती है, लोग अपने घर को लौट रहे हैं। लेकिन जो राजनैतिक बयानबाजी है, वो तेज है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो बंगाल को बदनाम कर रही है और यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को रोकिए, अपने एजेंडा चलाने के लिए वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बीजेपी के नेता जो आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने दंगा शुरू किया और मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है ममता बनर्जी। ये भी कहा गया कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश से आ रहे हैं तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। ममता बनर्जी लगातार जो है वो सबसे अपील कर रही हैं कि आप हिंसा न करें। धर्म किसी को हिंसा करने की इजाजत नहीं देता है और सब अपने अपने धर्मों को माने, संविधान यही कहता है। जो आम पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, जो बंगाल के हैं, वो कह रहे हैं कि कौन दंगा करा रहा है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि दंगे की स्थिति में किसको लाभ होगा। जो सत्ता में बैठी ममता बनर्जी है उनको फायदा है, या जो सत्ता में आना चाहती है बीजेपी उसको फायदा है। वोटों का अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर हिंदू मुसलमान होता है, तो जाहिर है ममता बनर्जी को इसका नुकसान होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में, मूलतः पश्चिम बंगाल तो हिंदू बहुल स्टेट है, मुस्लिम भी वहाँ काफी संख्या में है, लेकिन केवल मुसलमानों के वोट से क्या सरकार बनाई जा सकती है, ये बड़ा सवाल। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कल भी बहस हुई वक्फ कानून को लेकर के। कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, आपको पता है। उन याचिकाओं पे बहस हुई कल, और संजीव खन्ना जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, 3 जजों की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है। बुधवार को सुनवाई हुई, गुरुवार को भी सुनवाई होगी, यानी आज भी सुनवाई होगी। और अब तक जो सुनवाई हुई इसमें अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ समितियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलील दी। अब इस मामले में जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी तरफ इस कानून के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, उन याचिकाकर्ताओं के वकील हैं कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी, CU सिंह। अब जो है सबसे पहले मैं 2 मुख्य बिंदुओं पर, काफी लंबी बहस हुई है, 2 घंटे में काफी बातें हुई है, लेकिन 2 मुख्य बिंदु मुझे जो दिखाई पड़े हैं मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। एक तो जो सबसे ज्यादा विवाद में भी है, सबसे ज्यादा चर्चा उसी पर हो रही है, वो 2 बिंदु है। एक तो जो है पुरानी वक्फ जो संपत्तियां हैं उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात है, और सिब्बल ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ समस्या है। और ये वक्फ के साथ ही नहीं है, बहुत सारी चीजों के साथ है, आम लोगों के साथ भी समस्या है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी, कि किसने बेची या जमीन कहाँ से आई, किसने दान दी, इसकी जमीन डीड नहीं होगी। CGI ने केंद्र से पूछा, केंद्र से मतलब जो वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल है उनसे पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं जो सुन रहे थे मामले के, उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ,
लेकिन कुछ वास्तविक संपत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा जो सवाल था उसमें ये था कि जो है इसमें गैर मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स जो होंगे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उसको लेकर के सिब्बल ने कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। अब जो कानून बन गया है ये अधिकारों का हनन है और आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम हों। यहाँ 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता। अब जो मेंबर वाली बात है उस पर सीजीआई ने कहा, जस्टिस खन्ना ने, कि इसमें समस्या क्या है। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। ये बड़ा सवाल है। जो चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस कुमार ने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दोहराता हूँ उसको। उन्होंने कहा कि क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं। ये सवाल किया कि क्या गैर हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक वो बता रहे हैं कि हिंदुओं के दान कानून, वक्फ यानी दान, तो यहाँ भी दान कानून है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। असल झगड़े की जड़ यही है। तो इस पर जस्टिस कुमार ने यह सवाल किया, और जब एक देश एक कानून की बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए अलग कानून और हिंदुओं के लिए अलग कानून कैसे हो सकता है। तो जमीनों का जो मामला, और जमीनों के मामले में ये समझ लीजिए कि जमीनें जो है वो कागज कैसे कब से बनने शुरू हुई, ये भी बड़ा सवाल है। और जो खतियान बना, जो देश में सर्वे हुआ, अंग्रेजों ने किया और 1900 ईस्वी के आसपास ये हुआ। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने या दूसरे जस्टिस ने सवाल उठाए हैं उसमें महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया है कि भाई जो पुरानी मस्जिद है, पुराने मंदिर भी हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, उनके कागज ढूंढने जाएंगे तो कहाँ मिले। 14वीं और 16वीं सदी की मस्जिद है जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं हो। सीजीआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज है। ये सबके साथ है, सारे धर्मों के साथ है। चर्चों के पास भी कई सारे कागज नहीं है। अब जिसके पास कागज नहीं है उसकी जमीन सरकार की, इसमें तो बड़ा विवाद है। जो आम लोगों के जमीनों पर जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें भी ये सवाल उठ रहा है। बहुत लोगों के कागज जो है गायब, रजिस्ट्री ऑफिस में कागज नहीं है। और उसमें भी हुआ कि कई भाइयों का हिस्सा था और किसी एक भाई के पास कागज रह गया, वो कागज गायब हो गया, कई मिसप्लेस हो गया, कई सारी चीजें। तो उसको लेकर के ये बात की जा रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो देश में जिस तरह का माहौल बनाया जाए, तो मुर्शिदाबाद में भी जिस तरह की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की बात हुई, वर्शिप एक्ट को लेकर के जिस तरह से किया जा रहा है कि वर्शिप एक्ट में सीधा सीधा है कि जो आज़ादी के समय जो व्यवस्था थी वही बहाल रहेगी, जो कंडीशन था जिस रूप में था वही रहेगा। सिर्फ राम जन्मभूमि के मामले में था कि राम जन्मभूमि पे कोर्ट का फैसला मान्य होगा, बाकी सारे मामले जो है 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय अगर वहाँ मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, अगर मंदिर था तो मंदिर रहेगा, चर्च था तो चर्च रहेगा, जो भी था, जो स्थान था वही बना रहेगा। ये सीधा सीधा वर्शिप एक्ट कहता है। लेकिन कई लोग उस बात का, उस क्लॉज का हवाला देते हैं जिसमें ये है कि आर्कियोलॉजिकल कारण से उसका सर्वे किया जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है, और इसी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कई लोग तो उसको लेकर के भी कोर्ट जाना चाह रहे हैं, गए भी हैं, ये वर्शिप एक्ट में ये गड़बड़ है। और कई जगह जो है मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के जो दावे किए गए हैं वो उसी आधार पे किए गए हैं। अब इसमें बड़ा दिलचस्प है ये समझना कि जो हमारा संविधान है, संविधान कहता क्या है। संविधान कहता है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। संविधान कहता है कि 1950
से जो लागू हुआ है कि 1947 का जो के समय जो स्थिति थी वो बहाल रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है के नज़रिए से जो जांच की जाएगी, उसका मतलब होता है कि ये कितना पुराना है मस्जिद, कैसे इसकी कलाकारी क्या है, इसका निर्माण स्थापत्य कला में कहाँ क्या है, वो तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं। तो उसका एक अलग महत्व है, लेकिन उसका धार्मिक कारणों से उसकी जांच होगी, उसकी खुदाई होगी, ये वर्शिप एक्ट नहीं कहते। लेकिन देश में माहौल बनाया जा रहा है और माहौल तमाम माहौल जो बन रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है, जिससे लगता है कि मुस्लिम जो है इस देश के नागरिक हैं। और खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये दलितों के खिलाफ भी है, पिछड़ों के खिलाफ भी माहौल बनाया जा रहा है और वो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है आरएसएस की, उसके अनुसार देश में माहौल बनाया। मुख्यमंत्री भी अगर बना दिए गए हैं पिछड़े या प्रधानमंत्री हैं पिछड़े, लेकिन जो एजेंडा लागू होता है वो एजेंडा वही लागू होता है हिंदू राष्ट्र का। और वो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है वो भेदभाव वाला एजेंडा। और आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि राम जी सुमन के साथ जिस तरह की घटना हुई, वो क्या है, देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला जा रहा है, वो क्या है। और लेटेस्ट में और आप गुजर करें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने के बाद दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों का जो नंगा नाच चल रहा है, जो गुंडागर्दी चल रही है, जो पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, वो क्या। अभी एक न्यूज आ रहा है कि एक क्वीन मैरी स्कूल है जिसके प्रबंधक से बात की थी रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन रेखा गुप्ता जी के ने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। और जो जिन दो बच्चियों को स्कूल ने बंधक बना के रखा हुआ था, उन बच्चियों को आज भी स्कूल नहीं आने दिया। तो ये और तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो पेरेंट्स है वो परेशान कर रहा है। पेरेंट्स का बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल जो है परेशान कर रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं है, और जो स्कूल चीफ मिनिस्टर की नहीं सुन रहा है, वो किसकी सुने, पेरेंट्स की कैसे सुने। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई हम जो है लगातार स्कूलों को नियंत्रण में रखे हुए थे, लेकिन आपने जो है हमारी सरकार को नापसंद किया। और लोग कह रहे हैं कि भाई अब आनंद लीजिए, और बच्चों के अभिभावक जो हैं वो परेशान हैं। देखिए क्या, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ आपसे कह रहा हूँ कि ये आप आदमी पार्टी के वेबसाइट पे या कहिए कि ट्विटर पे है कि निजी स्कूलों की फीस बढ़ने से बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। बच्चों स्कूलों की कैद में हैं और अभिभावक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। निजी स्कूलों को सीएम और सरकार का कोई डर तक नहीं है। ये लग ही नहीं रहा कि ये स्कूल वाले हैं, ये माफियाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इन्हें सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये जो सरकार का संरक्षण मिल रहा है, जो आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कहा जा रहा है, ये दिखाई पड़ता है कि भाई क्यों नहीं सुन रहा। और अचानक आम आदमी पार्टी के समय स्कूल इतने नियंत्रित थे, अचानक अनियंत्रित कैसे हो गए। तो जो लोग कहते हैं कि बीजेपी आम लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है, तो खास लोग भी शिक्षा से वंचित होने लगे, क्योंकि उन स्कूलों में जो जिस तरह की चीजें चल रही। कुल मिलाकर के एक माहौल बनाया जा रहा है देश में कि किस तरह से जो मूल मुद्दे हैं, मूल समस्याएं हैं, उसको हटाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सदन को जिस तरह से चलाया जा रहा है, संसद को जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भी बात होनी चाहिए कि आप बहुमत के आधार पर नीतियां अगर तय करेंगे तो विद्रोह पनपेगा देश में। ये देश जो है किसी एक धर्म का देश नहीं है, किसी एक जाति का देश नहीं है, किसी एक पार्टी का देश नहीं है। ये देश बहुविध है, बहुभाषिक, ढेर सारी संस्कृतियां हैं, ढेर सारे धर्म हैं, जातियां हैं। और एक सर्वसम्मति जब तक नहीं बनाएंगे, अगर एक तरफा आप चलाएंगे तो गड़बड़ होगा। और मुस्लिम बड़ा समाज, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू जो है बीजेपी के नीतियों के साथ खड़े हैं। बहुसंख्य हिंदू हैं जो बीजेपी की ये जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ खड़े हैं। संसद में ढेर सारे सांसदों ने विरोध में, वक्फ के विरोध में वोट किया। वो क्या बताता है? वो बताता है कि बीजेपी
संसद को भी अपने तरीके से चलाना चाहती है और बहुमतवाद चलाना चाहती है, जबकि संसद सर्वसम्मति से चलने वाली जगह है, संवाद से चलने वाली जगह है। जब संवाद को विवाद में कन्वर्ट कर दोगे और हर मामला जब कोर्ट में जाने लगेगा, और कोर्ट में जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उससे भी संदेह उपजता है। और वो जो लोग कहते हैं, कई बार आरोप लगाते हैं कि वहाँ भी बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने-अपने लोगों को नियुक्त कर दिया है, अपने लोगों को घुसाड़ दिया है। और इसका देखिए पिछले दिन एक फैसला आया उत्तर प्रदेश से, जहाँ कहा गया कि जो बलात्कार, जो लड़की के साथ जो रेप हुआ, उसके लिए वो लड़की भी दोषी है, वो क्यों गई? हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ताड़ लगाई उस जज को। तो अजीब-अजीब तरीके से फैसले आ रहे हैं और तमाम फैसलों में दिखाई पड़ रहा है कि वो जो बीजेपी है, उसका शिकंजा है, उसका कहीं न कहीं लगाम है और ये देश के लिए खतरनाक है, हमारे हिंदू समाज के लिए भी खतरनाक है और देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए भी खतरनाक है। ये समझना है हमको, आपको, और इस हिसाब से हमें आगे आने वाली सरकारों को चुनना है। और तमाम लोगों से निवेदन है कि कहीं हिंसा में शामिल ना हो, क्योंकि मार-पीट करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर मार-पीट से समस्या का समाधान होता, तो सदन नहीं बनाई जाती, संसद नहीं बनती। फिर बॉर्डर होते और वहीं पे जाते और सब तलवार से फैसला कर देते। लेकिन संसद कहती है कि हर फैसला हम जो है सवाल से करेंगे, जवाब से करेंगे और संवाद से करेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पे।